Good morning. Today is 7 January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए जो ऊपर आर्टिकल है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेपर 2 के लिए। नीचे आर्टिकल है महेंद्र धोनी से रिलेटेड। महेंद्र धोनी ने आपको पता होगा कि रिटायरमेंट ले ली है कैप्टन पद से, और इसके बारे में महेंद्र सिंह धोनी की जो खूबियां हैं वो बताई गई हैं। किस तरह से वो फिनिशर थे, अच्छे काल्म रहते थे, हेलीकॉप्टर शॉट खेलते थे, बड़े मैच जिताए इंडिया को। तो देखिए हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है और यूपीएससी में इसका यूज़ नहीं है। काफ़ी अच्छे वो कैप्टन थे। और उसके बाद में देखिए ये बीच का जो आर्टिकल है वो डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन जो इंडिया की इकोनॉमी है किस प्रकार से अब जो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है और कैसे इकोनॉमी को अब ग्रोथ के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, इससे रिलेटेड है। तो हम इसे डिस्कस करेंगे। वैसे भी आज तो सैटरडे है और सैटरडे को आपको पता है ग्राउंड जीरो आता है, तो आज ये स्टोरी टाइप में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें पर्सन स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, इशू स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं होती है ग्राउंड जीरो में। तो लेट्स स्टार्ट। यूटिलिटी क्या है, ऑर्डिनेंस रिलेटेड आर्टिकल की किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्डिनेंस जिस पर्पज के साथ लाया गया था हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो पर्पज इसने सर्व नहीं किया है। क्या सिग्निफिकेंस है जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, तो आपको इसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। कंटेक्स्ट क्या देखिए, कंटेक्स्ट ये है 7 मेंबर्स की एक बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने अपना डिसीजन दिया ऑर्डिनेंस के ऊपर में। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इससे पहले भी 1986 में डीसी वाधवा केस था, उसमें इस बात पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था कि सरकार देखिए ऑर्डिनेंस का बार बार यूज नहीं कर सकती। ऑर्डिनेंस आपको पता होगा प्रीलिम में तो हमने पढ़ाई है कि 6 वीक्स तक जारी किया जा सकता है, और जब कोई भी सेशन या फिर दोनों में से एक सेशन जो पार्लियामेंट का ना लग रहा हो किसी कारणवश, तो मीनवाइल वो दूसरे सेशन में पास कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस नहीं पास किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, देखिए बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया था, बार बार जो ऑर्डिनेंस है वो पास कर दिया था। यानी कोशिश ही नहीं की थी कि असेंबली में उस बिल को लाया जाए और पास करवा दिया जाए, चाहे इसको उस टाइम पे इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस से रिलेटेड, चाहे बिहार गवर्नमेंट का आप आलस कहिए, लेजीनेस कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो नहीं करवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीसी वाधवा केस में कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस है वो एक इमरजेंसी में यूज करने का सोर्स है, एक इंस्ट्रूमेंट है, आप इसे ऐसे ही नहीं यूज कर सकते बिना किसी इमरजेंसी के लिए। तो उस टाइम पे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी क्या है, नाउ इन द कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये दूसरे केस में उन्होंने फिर से कहा है, उन्होंने कहा देखिए हम क्या करेंगे, हम वो सब कुछ भी देखेंगे कि किस इंटेंशंस के साथ ये ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है। यानी उन्होंने अपने जुडिशियल रिव्यू का दायरा बढ़ा लिया। वो ये भी देखेंगे कि जो पर्पस है गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट का वो है ओब्लिक है क्या, किस जो रेलेवेंस है भी नहीं है क्या, अब फिलहाल की सिचुएशन है भी नहीं कि ऑर्डिनेंस पास किया जाए या नहीं किया जाए, अदरवाइज किसी दूसरे कारणों से किसी अपने फायदे के लिए तो नहीं पास कर रहे हैं ऑर्डिनेंस। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या था इस पर्टिकुलर केस में। इसमें 1989 के ऑर्डिनेंस की बात है। ये 429 जो संस्कृत स्कूल थे बिहार गवर्नमेंट ने वो एक ऑर्डिनेंस के तहत ले लिए थे, और यह केस चलता रहा देखिए 1992 तक चलता रहा। लेकिन फिर भी बिहार गवर्नमेंट ने एक बार भी इस बिल को असेंबली में लाने की कोशिश नहीं की। आगे क्या है देखिए, अब 3-4 इसमें पॉइंट्स हैं कि आखिरकार ऑर्डिनेंस लाती क्यों है सरकार। ऑर्डिनेंस आपको पता ही होगा कौन कौन से 2 आर्टिकल से आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है 123 से और स्टेट गवर्नमेंट लाती है 213 से। नहीं पूछेंगे, आर्टिकल नहीं पूछेंगे, लिख देते हैं तो कई बार वैल्यू एडिशन हो जाता है कि हाँ भाई आंसर्स में एग्जामिनर सोचता है कि इसने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, आता है इसको, इसलिए याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रीलिम में कभी भी नहीं पूछेंगे। दूसरा क्या देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। कई बार होता क्या, ऑर्डिनेंस इसलिए पास किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो अपने जो असेंबली या फिर जो लेजिस्लेचर होते हैं वहां पे फेस ही नहीं करना चाहती ऑपोजिशन पार्टीज को। उन्हें डर लगता है पर्टिकुलर इश्यूज पर वहां पे जाएंगे असेंबली में तो हमारी किरकिरी होगी, हमारा क्रिटिसिज्म होगा, इसलिए कई बार क्या होता है पर्टिकुलर मुद्दों पर वो जाना ही नहीं चाहते असेंबली में। और दूसरा कई बार इनको ऐसा लगता है, देखिए अब जैसे हमारे सेंटर में मान लीजिए जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, इनके पास में बहुमत नहीं है राज्यसभा में, लोकसभा में इनके पास में बहुमत है। तो ये कई बार ऑर्डिनेंस इसलिए लाते हैं, बिल इसलिए नहीं लाते क्योंकि इनको लगता है कि देखिए राज्यसभा में तो पास तो होगा नहीं क्योंकि हमारी मेजोरिटी तो वहां पे है नहीं, इससे अच्छा तो हम वहां पे बिल लेके जाएं, इससे अच्छा हम ऑर्डिनेंस ही पास कर देते हैं क्योंकि इससे उनका एजेंडा सर्व हो जाएगा। तो यही दूसरा जो पॉइंट है, फियर ऑफ डिफीट इन द अपर हाउस, क्योंकि कई बार बहुमत नहीं होता राज्यसभा के अंदर में। तीसरा है कई बार क्या होता है, देखिए जो हाउस होता है वो डिसरप्ट होता है। आपने अभी डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर देखा था सॉरी,
नोटबंदी के मुद्दे पर आपने देखा था कि पूरा का पूरा जो विंटर सेशन था वो धुल गया ना। ऑपोजिशन पार्टीज थी वो टस से मस हुई, ना ही गवर्नमेंट ने अपने घुटने टेके। तो अब क्या था, जो बिल इंपॉर्टेंट पास करवाने थे, क्योंकि हाउस तो पूरा काम किया ही नहीं, विंटर सेशन तो पूरा धुल गया, कोई भी काम ऑलमोस्ट नील के बराबर हुआ। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि देखिए अब हाउस तो जब चलेगा, जब बाद में पास करवा लेंगे, उससे पहले हम ऑर्डिनेंस पास करवा लेंगे, क्योंकि ताकि गवर्नमेंट सोचती है हमारे काम ना रुके, क्योंकि ये जो अपोजिशन पार्टीज है और जो गवर्नमेंट की टनाटनी है वो तो चलती ही रहेगी, इसलिए वो सोचते हैं कि ऑर्डिनेंस से अपना कम से कम अपना काम तो कर लें। दूसरा क्या सिग्निफिकेंस क्या इस जजमेंट की, देखिए सिग्निफिकेंस तो साफ साफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का और ऑर्डिनेंस के ऊपर में, उसको बढ़ा लिया है, उसको एक्सपेंड कर लिया है। पहले सिर्फ वो ये देखते थे कि जो जुडिशियल रिव्यू है, मतलब थोड़ा थोड़ा यही देखते थे, उनका फोकस इस बात पर होता था कि जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ पास किया गया है कि नहीं पास किया गया है। अब क्या है, अब ये भी देखना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, देखिए ओब्लिक मोटिव के साथ पास किया गया है, पर्पस क्या है। और क्योंकि देखिए इससे दिक्कतें क्या होती हैं, इससे ये ऑर्डिनेंस को सही ढंग से पास ना किया जाएगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी है वो हर्ट हो जाएगी। और आमतौर पर देखिए कानून पास करने का अधिकार सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है या फिर पार्लियामेंट के पास में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्योंकि अगर देखिए सरकार ऑर्डिनेंस पास करती है, इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, और यह हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, क्योंकि जो कानून बनाने की पावर वो होती है सिर्फ लेजिस्लेचर के पास में होती है, और एक एथिकल इशू भी है। तो यही है, देखिए पार्लियामेंट की जो है प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जो प्रिविलेज है इनको कानून बनेगा उसे रियलाइज करना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव को वो कानून नहीं बनाने चाहिए, इस तरह की बात है। और क्या है इसके अंदर वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं, वे फॉरवर्ड में देखिए ये कहते हैं कि जो कई बार ऐसी सिचुएशन मजबूरी हो जाती है, कई बार इमरजेंसी आ जाती है ऑर्डिनेंस पास किया जाना, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। अगर ये उन्हीं सिचुएशन में पास किया जाएगा तो कम से कम इसकी लेजिटिमेसी बनी रहेगी। और दूसरा सोल्यूशन ये कहते हैं कि जो हाउस डिसरप्शन होता है बार बार, और यह भी देखिए एक तरह की पार्लियामेंट्री टैक्टिक होती है पार्टीज के द्वारा, जैसे अपोजिशन पार्टीज हाउस इसीलिए डिसरप्ट करती हैं कि गवर्नमेंट पर्टिकुलर लॉ पास ना कर सके या फिर उसको हाउस में ना रख सके और इसको पास ना किया जा सके। तो इन सब चीज़ों के प्रति भी हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और यही बात है कि कई बार हाउस डिसरप्ट होता है तो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस आती हैं। देखिए ये कहते हैं कि कोर्ट जो है वो सिर्फ एक तरह से बाउंड्री डिसाइड कर सकता है यूज और अब्यूज ऑफ पावर का, लेकिन इवेंचुअली जो काम करना पड़ेगा वो तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही करना पड़ेगा, उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी की लिमिट्स आखिरकार है क्या, क्योंकि वो कोई ना कोई रास्ता तो फिर से ढूंढ लेंगे जो जुडिशरी का जो वर्डिक्ट आया उसको ट्वीक रूप से उसको मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर कुछ यूज करने के लिए ऑर्डिनेंस को फिर से। तो इवेंचुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में सहमति होनी चाहिए, उनको समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी की लिमिट्स आखिरकार है क्या। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वे फॉरवर्ड के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस देखिए ऑर्डिनेंस वैसे भी और भी काफी सारे रीजंस हैं हानिकारक है। देखिए ऑर्डिनेंस जब पास किया जाता है तो पार्लियामेंट का मकसद है क्या, पार्लियामेंट का मकसद ये होता है कि जब भी कोई कानून आए, डिबेट्स हो हमारे बीच में, जो भी जैसे ये सारी अपोजिशन पार्टीज और पार्टीज पूरे देश से चुनकर आई हैं, सभी जनता के 125 करोड़ भारतीयों की आवाज ये उठाते हैं, लेकिन सरकार जो होती है वो तो देखिए उनके एमपी तो कम होते हैं। अब जैसे एनडी गवर्नमेंट के एमपी तो 282 हैं, यानी जब भी कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि ये पूरी जनता की राय नहीं है, ये सिर्फ सरकार की राय है। और जब पार्लियामेंट में पास किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो पूरे जनता की ये राय है। वो बात अलग है कि इसके पक्ष में भी पार्लियामेंट में सिर्फ सरकार ही वोट देती है, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम मेजोरिटी से तो पास किया गया है। लेकिन जब ऑर्डिनेंस से पास होता है तो ये तो सिर्फ सरकार की मर्जी है, ना कोई इस पर डिबेट हुई, ना कोई इसके पक्ष के पॉइंट पता लगे, ना विपक्ष के पॉइंट पता लगे हमें। और इसलिए काफी सारे इसमें पॉइंट्स हम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आए तो। इसके खिलाफ में हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और इट इज वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो बिकॉज देयर इज नो डिबेट व्हेन द ऑर्डिनेंस इज पास्ड। तो इस तरह के हम कोई भी आंसर आए, क्वेश्चन आए तो होलिस्टिकली इसको एड्रेस कर सकते हैं। और क्वेश्चन तो वे फॉरवर्ड तो आपको पता लगेगा सोल्यूशन में क्या देना है। जब इसमें देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो सोल्यूशन में जब आप बताओ तो सोल्यूशन में ना इनका जिक्र करना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि सेकंड एआरसी रिपोर्ट, और अगर जैसे गवर्नर से रिलेटेड कुछ आए तो पुंछी कमीशन, और अगर सरकारिया कमीशन आए सेंटर और स्टेट की लड़ाई है तो पेपर 2 में मेंस में इन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे तो काफ़ी मार्क्स हमें मिलते हैं। तो सोल्यूशन में वे फॉरवर्ड में इन्हीं चीज़ों को लिखने की कोशिश कीजिएगा आप। अगला जो टॉपिक है वो है डिमोनेटाइजेशन और इकोनॉमी से रिलेटेड। नोटबंदी के बाद में या फिर 4-5 पॉइंट उन्होंने नोटबंदी से डिस्कस किया है रिलेटेड, उसके बाद में क्या इसका इफेक्ट हुआ इकोनॉमी पर और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह इससे रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट्स इसमें हैं।
सबसे पहले ये कहते हैं, देखिए गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया, दो तीन चीजों को इग्नोर कर दिया जब उन्होंने नोटबंदी इंप्लीमेंट करी। एक तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, इनएफिशिएंसी आएगा यहां पे। एक तो उन्होंने देखिए अंडर एस्टिमेट कर दिया इनएफिशिएंसी ऑफ बैंक्स, यानी अब देखिए बैंक्स पर तमाम तरह के आरोप लगे कि उन्होंने सहायता करी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने में। क्यों, देखिए क्यों मिले पैसे कई लोगों के पास में, करोड़ों रुपए नए करेंसी के रूप में क्यों मिले, जब गवर्नमेंट के पास लिमिट ही जब इतनी है कि 2,500 रुपए पहले जब 50 दिनों में निकाल सकते थे एटीएम से और एक हफ्ते में 24,000 बैंक से, तो करोड़ों रुपए कैसे आ गए अमीर लोगों के पास में जो जिनके छापे पड़े थे। देखिए अमीर लोग सब बेकार नहीं होते, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है, कई बार जैसे जनरल स्टेटमेंट्स अगर हम बोल देते हैं, कई बार उनका कंटेक्स्ट गलत हो जाता है। सारे जो अमीर लोग हैं वो बेकार नहीं होते, रिच को हम ऐसे गलत नहीं लिख सकते, करप्ट या फिर उनको हम गलत लिख सकते हैं। अब देखिए सीफोंड ऑफ, जैसे क्या होता है कि ये कहते हैं कि जो बड़ी अमाउंट में जो संख्या थी पैसों की वो हड़प ली गई जो करप्ट लोग हैं उनसे, और यह हड़पने में सहायता प्रोवाइड करी बैंक्स ने ही, इसलिए गवर्नमेंट ने उनकी इनएफिशिएंसी को अंडर एस्टिमेट किया। जब गवर्नमेंट को नोटबंदी इंप्लीमेंट करी थी उन्होंने उनको ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए थे। और दूसरी बात करते हैं कि इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को भी ओवर एस्टिमेट कर दिया कि जो नोटबंदी थी वो कोई आसान चीज़ नहीं थी, तो इन्होंने ओवर एस्टिमेट कर दिया कि हम इससे क्या होंगे, इकोनॉमी को ऊपर उठा देंगे या फिर सारे करप्शन को ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा इनको ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। फिर ये वही जो बेसिक बातें बार बार हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे वो तो सिर्फ लाइनों में लगे रहे, और कई जो मल्टी करोड्स ले गए कई लोग, और ये सारा का सारा गवर्नमेंट ने जो करप्शन खत्म करने का जो गवर्नमेंट का एजेंडा था वो एजेंडा ही काम करना बंद कर गया जब जो ब्लैक मार्केट जो नई करेंसी थी वो ब्लैक मार्केट में बिकने लगी। देखिए गवर्नमेंट पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा था कि इससे करप्शन होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि इससे करप्शन बढ़ गया बैंक्स के अंदर में, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह के आरोप लगते हैं गवर्नमेंट पर। दूसरी बड़ी बात ये कहते हैं कि इससे जो आरबीआई की क्रेडिबिलिटी है वो हर्ट हुई। आरबीआई की क्रेडिबिलिटी कैसे हर्ट हुई? देखिए आरबीआई को पहले एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के तौर पर जाना जाता था कि अच्छे से काम करता है, इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर सरकार के ज्यादा इन्फ्लुएंस में आता नहीं है। लेकिन नोटबंदी में एक ऐसी तस्वीर सामने आई आरबीआई की कि जो आरबीआई वो जस्ट एज एन अदर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सारा गवर्नमेंट के कहने पर काम कर रहा है। और दूसरा देखिए कुछ आरबीआई के ऑफिशियल्स भी पकड़े गए थे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवाने में। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि आरबीआई की जो इमेज थी वो काफी हर्ट हुई इस पूरी डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी के कारण में। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है? देखिए गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि दो फायदे हुए हमें, और ये सक्सेसफुल रहा नोटबंदी। कौन कौन से ये दो फायदे बताते हैं? ये कहते हैं कि देखिए अब गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा पैसा आ गया। एक तो देखिए अब लोगों ने बैंकों में जमा किया है बहुत सारा पैसा, टैक्स ज्यादा आएगा गवर्नमेंट के पास में। तो अब गवर्नमेंट के पास में पैसा ज्यादा आया है तो इससे होगा क्या? इससे हम ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हैं इकोनॉमी की, हम ज्यादा अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। अब हमारे पास ज्यादा पैसा है देश के विकास के लिए, इस तरह की बात कही गवर्नमेंट ने। दूसरी इन्होंने बात कही देखिए कि अब सारी की सारी देखिए हमारी इकोनॉमी है बहुत सारी, एक लार्जर परसेंटेज ऑफ आवर इकोनॉमी इज गोइंग टू बी द डिजिटल। इससे क्या करेंगे ये, इससे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रैक कर सकते हैं उनको, और जो पहले ब्लैक मनी में जो चीजें होती थी या फिर करप्शन होता था उनको ये ट्रैक कर सकते हैं। इसके काफी सारे फायदे होंगे। अगर देखिए करप्शन कम होगा तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा नंबर ऊपर आएगा। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा यहाँ पे अच्छा होगा तो ज्यादा कंपनीज हमारे देश में आएंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो गवर्नमेंट का यह कहना है। इसके खिलाफ में देखिए ये बात करते हैं, इसके खिलाफ में ये बोलते हैं कि मान लिया ठीक है बैंकों के पास में अभी काफी पैसा है। बैंक्स के पास में काफी पैसा कैसे है? क्योंकि आपको पता होगा कि ओल्ड करेंसी के जो नोट्स हैं लोगों ने जमा करा दिए हैं वहां पे बैंक्स में, लेकिन विड्रॉवल लिमिट है जो अभी जितना पैसा वो जनता निकाल सकती है बैंक से वो काफी कम है, अभी भी 4,500 है। तो एक लेवल के बाद में वो पैसा बैंक से बाहर नहीं आ सकता। तो बैंक्स के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे। देखिए अगर बैंक ज्यादा लोन देते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? बैंक ज्यादा लोन देंगे तो जनता के पास में ज्यादा पैसा आएगा, दोनों के पास में। जनता मतलब जो इंडस्ट्रीज है उनके पास में भी, और जो आम कॉमन मैन है उनके पास में भी। कॉमन मैन के पास में ज्यादा पैसा आएगा। तो देखिए अब एग्जांपल के तौर पे लीजिए, अगर आज मेरे को कार लेनी है तो मैं कार लूंगा, कार की डिमांड बढ़ेगी तो कार की फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, कार की फैक्ट्रीज बढ़ेगी तो हमारा देश डेवलप करेगा। तो कहने का मतलब यह जितना ज्यादा लोन बैंक देंगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा हमारे देश के अंदर में, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। डिमांड जब भी बढ़ती है तो ज्यादा बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं, बिजनेस ज्यादा स्टैब्लिश होते हैं तो जीडीपी ऑटोमेटिक बढ़ती है। लेकिन ये कहते हैं ये चीजें इतनी आसान नहीं है। क्यों? ये कहते हैं मान लिया चलो आपकी बात ठीक है बैंक्स के पास में पैसा है, लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं कि लोग उस लोन को लेंगे। हो सकता है कि लोगों को लोन लेने में अभी कोई इंटरेस्ट ही ना हो,
क्योंकि लोग लोन कब लेते हैं, देखिए जब जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर जो भी लोग स्टार्टअप इस्टेब्लिश होता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन तो क्या लोन लेगा, उसके पास तो बहुत पैसा है। मतलब कहने की मतलब ये है कि लोग लोन जब लेते हैं इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए, जब उनको लगता है कि अब फायदा होगा फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने में। लेकिन फिलहाल का सिनेरियो है ही नहीं ऐसा कि कोई भी बिजनेस, नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने में फायदा हो, क्योंकि अभी फिलहाल के सिनेरियो में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं हम, इनकी बात का कहने का मतलब यह है कि लोन लोग लेंगे ही नहीं अभी। यानी जो बात गवर्नमेंट कह रही है कि अब सरकार के पास में पैसा है, बैंक्स के पास में पैसा, तो हम जनता को देंगे और फिर से अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाएंगे, ये कहते हैं कि नहीं, जनता लोन लेगी ही नहीं। फिर ये एग्जाम्पल भी देते हैं एक बात का, ये कहते हैं कि 1930 में रिसेशन आया था, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा भी है। ये कहते हैं कि 1930 में एक रिसेशन आया था और तब भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए थे वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के द्वारा में कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ऊपर उठे, फिस्कल स्टिमुलस और लोन भी दिया गया था जनता को, फिर भी इकोनॉमी नहीं उठी, लोग पैसा लेने को तैयार ही नहीं थे। फिर ये इसका एग्जाम्पल ये देते हैं कि हॉर्स का एग्जाम्पल ये देते हैं कि घोड़े को देखिए, घोड़े को आप पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़े को नहीं फोर्स कर सकते कि आप जो है वो पानी पिए। मतलब पानी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आप अपने जो ब्याज दर हैं वो सस्ते कर सकते हैं, यानी आप बहुत ऐसे कदम उठा सकते हैं कि जिससे लोन सस्ते हो जाएं और लोग उस लोन को ले लें। फिर भी अगर लोग लोन ना लें तो आप इस सिचुएशन में तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर ये 2-3 और भी एग्जांपल देते हैं गवर्नमेंट की बात को काटने के लिए। ये कहते हैं कि देखिए क्रेडिट ग्रोथ थी, तीसरा पॉइंट है क्रेडिट ग्रोथ थी 8 नवंबर जब डीमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट किया गया था उससे पहले भी कम थी, यानी लोग उससे पहले भी कम लोन ले रहे थे। चौथा ये पॉइंट कहते हैं कि एनपीएस है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो पहले से बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा कि माल्या वगैरह जो लोग हैं वो लोन ले गए और उन्होंने चुकाया नहीं, और अब क्या है, ये कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट पहले से है। अगर गवर्नमेंट फोर्स करेगी बैंक्स को कि ज्यादा से ज्यादा लोन दे जनता को, तो इससे क्या होगा कि इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो बैंक्स को वो लोन देना पड़ेगा, सोच समझ कर देना पड़ेगा, नहीं तो इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट फिर से बढ़ जाएगा और फिर से जो इनकी एफिशिएंसी है वो हर्ट होगी। सिचुएशन अभी है क्या बैंक्स की, देखिए अब सरकार की, तो देखिए अब सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है, और अब सरकार पे प्रेशर है कि जिस तरह के आरोप या फिर आशंका व्यक्त की जा रही है कि हमारी इकोनॉमी से हर्ट होगी, तो सरकार पुरजोर कोशिश करेगी कि इकोनॉमी हर्ट ना हो। इकोनॉमी हर्ट कैसे नहीं होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उतारा जाएगा मार्केट के अंदर में। 2 तरीके से पैसा उतारा जा सकता है, देखिए सिंपल सी फंडा है। 2 तरीके से आप पैसा ज़्यादा मार्केट में लाया जा सकता है ताकि डिमांड बढ़े। एक तो बैंक लोन दें सस्ते ब्याज दरों पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोग लें और बिजनेस इस्टेब्लिश करें, या फिर डिमांड बढ़े, लोगों की खर्चा ज़्यादा करें। और दूसरी जो चीज़ है, या फिर गवर्नमेंट ही कुछ करें। गवर्नमेंट क्या कैसे करे, गवर्नमेंट जो टैक्स रेट्स हैं उनको कम कर दे, फिस्कल स्टिमुलस लाए इकोनॉमी के अंदर में ताकि पैसा बढ़ जाए इकोनॉमी के अंदर में। अब दोनों हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला जो फैक्टर है वो बैंक्स का, लेकिन ये कहते हैं देखिए बैंक्स का फिलहाल जो फोकस है वो रीमोनेटाइजेशन पे ज़्यादा है, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा नोट उतारे जाएं और इकोनॉमी पहले जैसी होए जैसे पहले चल रही थी, और कैश क्रंच जिससे काफ़ी सारे जो लाइवलीहुड हैं, रोजगार खत्म हुए हैं रूरल इंडिया, हमारे ग्रामीण भारत में, उसको दूर किया जाए। तो इसके कारण देखिए रिमोनेटाइजेशन के कारण ये कहते हैं कि बैंक जो बिजी रहेंगे पूरा फाइनेंशियल ईयर में इसी चीज़ में बिजी रहेंगे। और एनपीएस हैं, ये कहते हैं कि दूसरा फैक्टर ये है, एक लेवल के बाद में बैंक ज़्यादा लोन दे नहीं सकते क्योंकि उनका पहले से एनपीएस है वो बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट ने अभी जो दूसरी बात थी बैड बैंक की, उसको भी एड्रेस नहीं किया गया है जो एनपीए को रीएड्रेस करने में इसकी सहायक होती। तो बैड बैंक आपको पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा से बता देता हूं। देखिए बैड बैंक होता क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ, आसान एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए देखिए 2 लोग हैं, विराट कोहली है, चलो ये छोड़िए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप करनी है, बिल्कुल आसान टर्म्स में सोचिए आप। एक देखिए आईसीआईसीआई बैंक है, एक एचडीएफसी बैंक है, और यहाँ पे कोई मान लीजिए अपना मरुनाल बैंक है, ठीक है। तो अब देखिए आईसीसी बैंक को पैसे लेने हैं माल्या से, इनको लेने हैं 1000 करोड़ रुपए, और एचडीएफसी बैंक को लेने हैं 2000 करोड़ रुपए माल्या से। ये दे नहीं रहा है, माल्या पैसा दे नहीं रहा है, ना आईसीआईसीआई बैंक को 1000 करोड़ दे रहा है, ना एचडीएफसी बैंक को 2000 करोड़ दे रहा है। तो ये इनकी होगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बिल्कुल आसान टर्म्स में, लेमन टर्म्स में। तो देखिए अब क्या होगा, आईसीआईसीआई बैंक को 1000 करोड़ लेने हैं, तो ये क्या कहेगा मरुनाल को, मरुनाल एक तरह से बैड बैंक है, ये कहेगा देखिए हमें अपना काम करने दीजिए, हमें जो 1000 करोड़ लेने हैं ये आप खरीद लीजिए। ये मरुनाल बैंक को, जो एक बैड बैंक है मरुनाल बैंक, ये बैड बैंक को कहेगा कि आप जो 1000 करोड़ हमें लेने हैं माल्या से, आप हमसे ले लीजिए और इसके बदले में आप हमें 500 करोड़ दे दीजिए। तो आईसीआईसीआई बैंक ये सोचेगा कम से कम देखिए 500 करोड़ तो फिलहाल आ रहे हैं,
और जबकि हमारे पे जो धब्बा लगा हुआ है कि हमारे पैसे रुके हुए हैं, तो इसके हमें काफी नुकसान हो रहा है। हमारी जो बैलेंस शीट्स है उसमें बार बार ये पैसे आए जा रहे हैं, कम से कम वो तो खत्म होगा। तो ये अब मृणाल की जिम्मेदारी होगी कि माल्या से जो पैसा निकालेगा 1000 करोड़, और बीच में जितना भी होगा ये कमीशन खाएंगे। 500 करोड़ आईसीआईसीआई को दे रहे हैं, तो 500 करोड़ जो बाकी जो मिलेगा माल्या से कमीशन काट के खुद खा जाएंगे। और ऐसा ही है एचडीएफसी बैंक में, 2000 करोड़ इनको माल्या से लेना है। तो मृणाल जो कि एक बैड बैंक है, ये कहेंगे कि देखिए हमें तो उससे इतने लेने हैं, आप उससे ले लेना अपने आप, हमें 2000 के बदले में 1000 करोड़ दे दीजिए। तो इनके पास में देखिए इसको 1000 के बदले में 500 मिल गया, लेकिन जो नो एनपीएस था वो खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है, बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो बैंक्स की एनपीएस अपने पास में ले लेता है और कुछ बैंक्स को पैसे दे देता है। कहने का मतलब ये है, और सरकार ने ऐसा किया नहीं। आगे डिस्कस करते हैं। अब प्लान क्या है गवर्नमेंट का? देखिए गवर्नमेंट का प्लान ये है कि अब बजट आने वाला है, बजट आने वाला है। और बजट में देखिए ये कहते हैं, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उनका व्यू थोड़ा अलग है। ये कहते हैं कि देखिए सरकार तो ऐसा ही चाहेगी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार फिर भी रिलक्टेंट है। और क्यों रिलक्टेंट है? दो तरह के अपने आप व्यू व्यक्त करते हैं। एक तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कीम्स घोषित कर दी हैं नए साल के मौके पर, और ऐसी संभावना कम ही है कि वो और ज़्यादा स्कीम्स घोषित करेंगे। फिर देखिए एक ये बात कहते हैं, इसका आर्टिकल देखिए अब मैं मिक्स करना चाहूँगा। आज का पूरा जो एक बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है वो गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड है, कि किस प्रकार गवर्नमेंट अपने बजट में घोषणाएं कर सकती हैं। तो अब मैं दोनों आर्टिकल्स को मिक्स करने जा रहा हूं। लास्ट पॉइंट है ये, और इसका हिंदू के आर्टिकल का और एक दूसरा आर्टिकल जो है बजट से रिलेटेड, दोनों आर्टिकल्स का मिश्रण अब हो रहा है। अब देखिए बजट जो है, सरकार अब क्या करेगी? सरकार की कोशिश यह होगी कि टैक्स को ज़्यादा कम किया जाए, जैसे इनकम टैक्स को कम किया जाए। कॉर्पोरेट टैक्स के लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कह चुकी है सॉरी एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। बारिश आ रही है आज तो दिल्ली में। तो कहाँ थे हम? किसकी? टैक्स की बात कर रहे थे ना। हाँ तो ये कहते हैं देखिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कम करने की कोशिश करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के पास में पैसा हो, और वो डिमांड बढ़े, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो वो सारा सिस्टम हमारा जो साइकिल चलेगा, बिजनेस इस्टेब्लिश होंगे, इकोनॉमी ऊपर जाएगी। तो कहते हैं कि देखिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कंपनीज पे टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स पे तो देखिए ऑलरेडी अरुण जेटली ने पिछले साल ही कह दिया था कि हम इसे कम करेंगे। पहले 30% था, इसको 25% 30 या 25% के आसपास ले जाने की बात कही थी। और दूसरा एक ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह की घोषणा कर सकती है, बिजनेस स्टैंडर्ड में कहा है, जैसे हमने एक दिन पहले डिस्कस किया था, याद है आपको? यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। सरकार इस तरह की कोई घोषणा कर सकती है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, ताकि सभी लोगों को कुछ मिनिमम इनकम मिले, और ना सिर्फ गरीब लोगों को। इससे क्या होगा, जो पुअर लोग हैं उनको पहचानने की जो सिरदर्दी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इससे काफी जो हमारे पुअर पीपल है वो रह जाते हैं, उनको फायदा नहीं हो पाता सरकार की स्कीम्स का। इससे अच्छा सरकार ऐसा सोच रही है कि सभी को कुछ बेसिक इनकम दे दी जाए। लेकिन देखिए फिर ये आर्टिकल में बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखते हैं कि बेसिक इनकम शायद फिजिबल नहीं हो पाएगा। सरकार इस पर विचार तो कर रही है। क्यों फिजिबल नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखिए पहले से सरकार ने काफ़ी सारी सब्सिडीज चला रखी हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए अलग सब्सिडी है, फूड सेक्टर के लिए जो फूड स्कीम्स है, जो हमारा राइट टू फूड है, उसके लिए अलग स्कीम्स हैं। जब तक इन सभी स्कीम्स को यूनिफाइड नहीं किया जाएगा तो एक बेसिक इनकम स्कीम चला पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना पैसा कहां से लाओगे आप? बेसिक इनकम भी चल रही है आपकी, वो दूसरी स्कीम्स भी चल रही हैं। और आगे क्या है इस आर्टिकल में, एक देखिए वे फॉरवर्ड ये कहते हैं, ये फिर वही बात कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है रिलक्टेंट है, और फिर कुछ ऐसे अपना व्यू व्यक्त करते हैं कि देखिए सरकार ऐसे कहती है कि जो हमारा कैश टू जीडीपी है, यानी पहले जब हमने डिमोनेटाइजेशन किया उससे पहले काफ़ी ज़्यादा कैश सर्कुलेशन में था बाकी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में। फिर ये कहते हैं कि देखिए अगर आपको कंपैरिजन ही करना है पड़ोसी देश या फिर दूसरे देशों से, तो आप एचडीआई में कंपैरिजन कीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप कंपैरिजन कीजिए, इस चीज़ में आप उनसे मुकाबला कीजिए। कैश में आप क्या मुकाबला कर रहे हो उनसे? दूसरी ये बात कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट की बात करती है सरकार। सरकार कहती है कि मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि आप क्यों दखल कर रहे हो? कोई भी अगर पर्सन है, चाहे वो कैश यूज करता है या नहीं करता है, आपका क्या लेना देना? जब मिनिमम गवर्नमेंट है तो आपका क्या लेना देना कि ऑनेस्ट सिटीजन्स कैश गद्दे के नीचे रखते हैं या फिर बैंक्स में रखते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शंस करते हैं या फिर कैश से ट्रांजेक्शंस करते हैं। ये गवर्नमेंट का कुछ लेना देना इससे नहीं है। इस तरह की बात करते हैं ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा। आगे हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल तो देखिए वैसे खत्म हो गया। अब ये आर्टिकल ना है इंडियन एक्सप्रेस का, नहीं सॉरी इंडियन एक्सप्रेस का नहीं है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। एजुकेशन पे है देखिए ये आर्टिकल एजुकेशन पे किस तरह का आ सकता है।
इंडिया कांट फुलफिल इट्स ड्रीम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द लीडर्स ऑफ 21st सेंचुरी विद द 19th सेंचुरी एजुकेशन। कमेंट कीजिए आप इस बात पे। अच्छा है, कोट भी कर सकते हैं आप इसे ऐसे के अंदर में। और सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, हमारे इंडिया के ही हैं, अभी फिलहाल गूगल के सीईओ हैं, ये आए थे आईआईटी खड़गपुर में। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि देखिए स्टूडेंट को चिल होना चाहिए। इन्होंने कहा देखिए स्टूडेंट को देखिए लूजन अप होना चाहिए और चीज़ों को आसानी से लेना चाहिए, इस तरह की कुछ बात कही इन्होंने। और बाद में देखिए पूरा आर्टिकल एजुकेशन पे है। ये कहते हैं कि देखिए जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सोल्वर, कहने का मतलब क्या है, अभी फिलहाल इंडियन स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम सोल्वर हैं, मतलब लोगों के पास काम करते हैं, जैसे फॉरेन में जाके काम करते हैं, जो इनको समस्याएं दी जाती हैं उनका हल उतारते हैं ये हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बाद में जब इनको जॉब मिलती है। जबकि होना क्या चाहिए, हमको प्रॉब्लम स्पॉटर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए। अब देखिए सारी जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये यूएस के पास में है, लेकिन आपने एक बात अगर आप नोटिस करोगे तो इनमें बहुत परसेंटेज, मतलब लार्जर अमाउंट जो परसेंटेज है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, हमारे इंडियन लोग हैं वो जो इन बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। तो क्या हम ये बड़ी कंपनीज स्टैब्लिश नहीं कर सकते? यही बात ये इस पहली लाइन में लिख रहे हैं, बहुत गहराई से इनकी बात है। वी आर द प्रॉब्लम सोल्वर्स, हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं लेकिन प्रॉब्लम को स्पॉट नहीं करते, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बारे में नहीं सोचते, यानी लार्जर लेवल पर ये कुछ करने की बात कर रहे हैं। फिर एक बात कह रहे हैं कि अब देखिए अब टाइम से आगे जाके हमें देखना पड़ेगा, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, जैसे कि ऑटोमेशन, और जो वर्क प्लेस है वो पूरी तरह से ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है और ये प्रभावित करेगा हमारी इकोनॉमी को भी। अब देखिए अब ये कहते हैं कि सिर्फ जो बच्चों को क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट हैं यानी किताबों में जो लिखा है सिर्फ उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको बहुत सारी जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं उनको सीखना पड़ेगा और उनको अनलर्न भी करना पड़ेगा, यानी बेकार की चीज़ें उनको, इस तरह की बात करें, मतलब डायनामिक होना पड़ेगा। एसेंस यही है, बातें कुछ भी लिख दीजिए, बात का मतलब वही निकलता है, डायनामिक होना पड़ेगा। जैसे हम भी तो पढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी, हम कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, क्वेश्चंस क्या हैं कि अब जो है जो नॉलेज के फ्रंटियर्स हैं, नए नए डोमेन्स आ रहे हैं, तो हमें क्या है नॉलेज के फ्रंटियर्स को बढ़ाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए, और भी जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। जबकि हमारा ध्यान क्या है, हमारा ध्यान बेसिक साइंस पर ना होके एक तरह से बीटेक पर, इंजीनियरिंग पर ज़्यादा है। एनालिसिस, रिसर्च और इनोवेशन है जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस का बेडरॉक है, और जबकि हमारा ध्यान तो इंजीनियरिंग पर है, साइंस पर हमारा ध्यान ज़्यादा है नहीं। तो एक तरह से ज़्यादा रेडिकल चेंज की आवश्यकता है हमारे एजुकेशन में। ना सिर्फ इस तरीके में चेंज की आवश्यकता है कि एजुकेशन को यानी टीचिंग को किस तरह से लिया जाता है, बल्कि इस तरह से भी कि कैसे वो पढ़ाया जाता है। दोनों चीज़ों में हमें चेंज की आवश्यकता है। हायर एजुकेशन की बात लीजिए तो सेम वही बात, हायर एजुकेशन का जो जोर वो ज़्यादा है वो रोजगार पर है, किस तरह से बस इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि कुछ जॉब लग जाए और एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे हो जाएं। और उसके बाद में आता है कि देखिए हायरार्किकल जो अरेंजमेंट्स है एजुकेशन के अंदर में, उन्हें भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। हमें अभी आज का जो एज है, आज की जो ईरा है, इसमें इंटर और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की ज़्यादा आवश्यकता है। एक ऐसी एजुकेशन जो सभी डिसिप्लिन्स का एक तरह से मिश्रण हो, जैसे कि साइंस, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस, इस तरह की एजुकेशन की आज हमें आवश्यकता है। इनोवेटिव थिंकिंग जरूरी है और ये ड्राइविंग फोर्स है एजुकेशन के लिए। जो दूसरी जो शिफ्ट है, एजुकेशन किस प्रकार से प्रोड्यूस की जाती है वो, और जिस प्रकार से कंज्यूम की जाती है, इस चीज़ में चेंज आना ही चाहिए। आगे जो पॉइंट है, वही जो पॉइंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। यूपीएससी कुछ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करती है और उस पर लिख देती है कमेंट। क्वेश्चन वही है, देखिए 21वीं शताब्दी का जो हमें लीडर बनाने हैं वो 19वीं शताब्दी के एजुकेशन के साथ नहीं बन सकते। तो इस बात का मतलब उनका है क्या? देखिए जब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन में पहले तो आप ये बताओगे कि एजुकेशन जो हमारा है कैसे 19वीं शताब्दी पे काम कर रहा है। तो याद कीजिए, स्पेक्ट्रम तो आपने पढ़ी होगी। स्पेक्ट्रम में लिखा है कि जो हमारे वो सब आए थे 1854 में आया था, जो वुड्स डिस्पैच है, वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। बाद में वो सारे आए थे, हंटर कमीशन आया था 1882 में, और 1904 में वो आया था हमारा रेली कमीशन, जो लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटी कमीशन आया था। ये सारे आए थे। हमारा जो एजुकेशन ये कहते हैं कि आज भी इन सब कमीशन पे काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की आप डिमांड एड्रेस करोगे तो देखिए ऐसे एड्रेस करोगे कि पहले तो आप बताओगे किस प्रकार से हमारा सिस्टम इन पे काम कर रहा है, ये 3-4 जो मिशन है इनके नाम बता दोगे आप। फिर बताओगे कि किस प्रकार से कमियां हैं, कमियां क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है। फिर आप बताओगे कि गवर्नमेंट कर क्या। हमेशा देखिए क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन में 4-5 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? एक तो कमियां हैं क्या,
सबसे पहले तो आप क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करो, क्या करो, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन कर दो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब ये क्वेश्चन है, हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारी एजुकेशन है वो इन एक्ट्स पर अभी काम कर रही है और मॉडर्न ईरा के हिसाब से काम नहीं कर रही है। 3-4 लाइन में हमने पहले स्टेटमेंट में इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर आगे क्या आता है, फिर हम बताएंगे दूसरी प्रॉब्लम्स है क्या क्या। दूसरी प्रॉब्लम हम वो सब बता देंगे, टीचर की कमी और लैंग्वेज, ये वो सब एजुकेशन के तो बहुत सारी दिखते हैं। दिखते कैसे याद आएंगे, देखिए अब जब आप डिफरेंट फील्ड्स में जाने लगेंगे तो आपको दिखते ऑटोमेटिक याद आने लगेंगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिखते कैसे याद आएंगी। आप पॉलिटिकल डायमेंशन सोचोगे तो आप लिखोगे कि पॉलिटिकल का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा है और पॉलिटिक्स है वो ध्यान नहीं देती एजुकेशन पर, यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट का दखल बहुत ज़्यादा है। इस तरह के पॉइंट पॉलिटिक्स के डायमेंशन में आपको याद आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स डायमेंशन आप डालोगे तो इकोनॉमिक्स डायमेंशन में आपको क्या याद आएगा, इकोनॉमिक डायमेंशन में याद आ जाएगा कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे हमारा है वो ज़्यादा है, जोर है। और इकोनॉमिक डायमेंशन में आपको याद आएगा कि जो फंडिंग है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए काफ़ी कम है, साइंस पे जोर नहीं दिया जाता। तो ये इकोनॉमिक्स में डायमेंशन आ गया। दूसरा डायमेंशन सोसाइटी का ले लीजिए आप, तो किस तरह से जो सोसाइटी है एजुकेशन में इसका क्या प्रभाव है। इस तरह से आप सभी डायमेंशन में कवर करते जाओगे। साइंस की डायमेंशन, साइंस में जोर नहीं दिया जाता। इस तरह से देखिए, अब कई बार करते क्या गलती है हम सॉरी गलती ये करते हैं कि कई बार हम इस पर लिख देते हैं, एक ही चीज पर जोर दे देते हैं बार बार। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ एक पॉइंट है और इसके अंदर में काफी सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्कूल्स अच्छे नहीं है, स्कूल्स में टॉयलेट्स की हालत अच्छा नहीं होती, और जो टीचर अच्छे नहीं है, टीचर कम है। ये सारे के सारे पॉइंट्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट्स हैं। एग्जामिनर लेकिन अब आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए, लिखे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो क्वेश्चन की डिमांड थोड़ी ना एड्रेस हो रही है। तो एक तो देखिए आप ये हो गया कि प्रॉब्लम्स है क्या। प्रॉब्लम्स के बाद में हर क्वेश्चन में आप ये जरूर बताने की कोशिश कीजिए कि सरकार क्या कर रही है। आपको अगर यह नहीं पता होगा कि सरकार क्या कर रही है तो उसका मतलब, उसका संकेत, उसका इंडिकेशन या फिर सिंबोलिज्म ये जाता है कि आपको पता ही नहीं है। कल को आपको ब्यूरोक्रेट बनना है और आपको यही नहीं पता कि फिलहाल कौन सी स्कीम चल रही है। तो ये लिखने की कोशिश आप हमेशा कीजिए कि सरकार क्या कर रही है। हालांकि सब क्वेश्चंस में ये अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मतलब जहां भी अप्लाई हो सकता है। उसके बाद में प्लस माइनस अगर हो तो दोनों लिखिए कि किस प्रकार से अच्छा भी काम कर रही है, घटिया भी काम कर रही है। लेकिन कई क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो सिर्फ प्लस पूछते हैं, क्वेश्चंस में बता दिया जाता है। और लास्ट में आप वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन जरूर दीजिए। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम चीज़ों को सुधारें, तो वे फॉरवर्ड हमें हमेशा लिखना है आंसर्स में। हम देखिए, हम करेंगे आगे से आगे वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक और आर्टिकल था, देखिए एक आर्टिकल था, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। आज का तो नहीं है, 1-2 दिन पहले का था। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं सर्च कर लूंगा कि जो ये सी राजा मोहन के आर्टिकल कब आते हैं। सी राजा मोहन के आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफ़ी अच्छे आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे सी राजा मोहन जो फॉरेन पॉलिसी पे लिखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको द हिंदू ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर पाता, इंडियन एक्सप्रेस फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाता है। तो सी राजा मोहन के जब भी आर्टिकल आएंगे हम इसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और देखिए इनका आर्टिकल था, 1-2 दिन पहले आया था। इन्होंने कहा देखिए वैसे तो 2 प्रेसिडेंट्स के बीच में एक तरह से अच्छा ट्रांजिशन होता है, लेकिन ट्रंप और ओबामा के बीच में अब जो ट्रांजिशन है वो अच्छा नहीं है। अब देखिए ओबामा जो डिसीजन ले रहे हैं, ट्रंप उनको काटते जा रहे हैं। इजराइल का इशू ले लीजिए आप, इजराइल पे ओबामा ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास करवाया। मतलब इन्होंने पास नहीं करवाया, ओबामा ने एब्सटेन कर लिया इन्होंने। और उसके एब्सटेन करने का नतीजा क्या हुआ, वीटो नहीं हो पाया और वो रेजोल्यूशन पास हो गया इजराइल के खिलाफ में। और ट्रंप यह चाहते थे कि वो रेजोल्यूशन किसी भी कीमत पे पास ना हो इजराइल के खिलाफ में, और इसकी उन्होंने भरपूर कोशिश करी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ़ोन भी मिलाया इजिप्ट को, जो पहले स्पॉन्सर कर रहे थे इजराइल के खिलाफ सोल्यूशन को। इजिप्ट तो मान गया, इजिप्ट को तो पता है भाई कल को ट्रंप के साथ में काम करना है, वो तो मान गए। लेकिन बाकी देश जैसे कि मलेशिया और वो सब थे, वो क्विकन हो गई पूरी की पूरी प्रोसेस और आखिरकार ये पास हो गया। दूसरी बात कहते हैं रशिया के मुद्दे पर, रशिया ने तो देखिए यूएस ने रशिया के डिप्लोमेट्स निकाल दिए अपने देश से, 35 डिप्लोमेट्स। और ट्रंप ने क्या किया, इस चीज़ का विरोध किया। और इन्होंने, रशिया ने भी जवाब क्या दिया, पुतिन ने कहा कि देखिए हम टिट फॉर टैट जैसे को तैसा नहीं करेंगे और हम इंतजार करेंगे कि नए प्रेसिडेंट जो ट्रंप चुनकर आए हैं कैसी पॉलिसीज अपनाते हैं। ट्रंप ने ट्वीट पर इस बात के लिए धन्यवाद किया पुतिन का। तो एक इस चीज़ को लेकर डिफरेंस है। और देखिए कहने का मतलब ये है कि पुतिन, जो ओबामा है वो ये कहते हैं कि मैं अभी भी प्रेसिडेंट हूं, तो आप दखलंदाजी कैसे कर सकते हैं एक इस पूरे प्रोसेस के अंदर में, यानी जब आप ज्वाइन करिएगा ऑफिस तब आप अपनी पॉलिसी अपनाइएगा। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि देखिए आप हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हो, आप जाते जाते ऐसे डिसीजन ले रहे हो जिससे हमारे लिए आने वाले टाइम में काफ़ी मुश्किलात खड़ी होंगी जब हम ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो फिर ये इंडिया का कंटेक्स्ट लाते हैं।
इंडिया में भी फॉरेन पॉलिसी के मुद्दों पर आमतौर पर पहले एक तरह से सहमति होती थी। ये एग्जाम्पल देते हैं 1991 से लेकर वाजपेयी के टाइम में भी। ये कहते हैं वाजपेयी के टाइम में भी उस टाइम पर क्या था, एक तरह से सहमति थी फॉरेन पॉलिसी पे भी, किस तरह की फॉरेन पॉलिसी हमें अपनानी है। जैसे इजराइल के मुद्दे पर हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि अभी कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है। जो अभी मोदी हैं इन्होंने काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई और फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी कुछ नया किया, लेकिन कांग्रेस ने हमारी जो स्टेट है हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी ऐसा पहली बार हो रहा है कि अपोजिशन पार्टीज हैं जो फॉरेन पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर रही हैं कि मोदी वहाँ क्यों गए, यहाँ क्यों गए। ये अब हमारे देश में भी हो रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल थोड़ा ऐसे ही है, ज़्यादा आंसर में इधर उधर की बातें कई बार काम आ जाती हैं। तो देखिए वही बात है, जिसको सिर्फ द हिंदू सुनना है वो तो अपनी वीडियो पहले ही रोक सकते हैं, लेकिन जिनको अच्छे से डिस्कस करना है, बस जो एग्जाम के लिए प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि सुनने का एक फ़ायदा ये होता है कि याद हो जाती है, चीज़ें दिमाग में आती हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए मैं अपने दोस्त के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्कस करता था। उससे फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है जब आंसर लिख रहे होते हैं मेंस के दौरान में, उसका फ़ायदा ये होता है कि मेंस में डिस्कशन की आवाज़, इवन जो वॉइस है वो सुनाई देती है। उसका फ़ायदा ये होता है। पता नहीं आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, फिर भी। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नोटबंदी थी वो कोई आसान चीज़ नहीं थी, तो इन्होंने ओवर एस्टिमेट कर दिया कि हम इससे क्या होंगे, इकोनॉमी को ऊपर उठा देंगे या फिर सारे करप्शन को ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा इनको ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। फिर ये वही जो बेसिक बातें बार बार हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे वो तो सिर्फ लाइनों में लगे रहे, और कई जो मल्टी करोड्स ले गए कई लोग। और ये सारा का सारा गवर्नमेंट ने जो करप्शन ख़त्म करने का जो गवर्नमेंट का एजेंडा था, वो एजेंडा ही काम करना बंद कर गया जब जो ब्लैक मार्केट, जो नई करेंसी थी वो ब्लैक मार्केट में बिकने लगी। देखिए गवर्नमेंट पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा था कि इससे करप्शन होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि इससे करप्शन बढ़ गया बैंक्स के अंदर में, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह के आरोप लगते हैं गवर्नमेंट पर। दूसरी बड़ी बात ये कहते हैं कि इससे जो आरबीआई की क्रेडिबिलिटी है वो हर्ट हुई। आरबीआई की क्रेडिबिलिटी कैसे हर्ट हुई? देखिए आरबीआई को पहले एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के तौर पर जाना जाता था कि अच्छे से काम करता है, इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर सरकार के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आता नहीं है। लेकिन नोटबंदी में एक ऐसी तस्वीर सामने आई आरबीआई की कि जो आरबीआई वो जस्ट एज एन अदर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सारा गवर्नमेंट के कहने पर काम कर रहा है। और दूसरा देखिए कुछ आरबीआई के ऑफिशियल्स भी पकड़े गए थे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवाने में। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि आरबीआई की जो इमेज थी वो काफी हर्ट हुई इस पूरी डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी के कारण में। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है? देखिए गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि दो फायदे हुए हमें, और ये सक्सेसफुल रहा नोटबंदी। कौन कौन से ये दो फायदे बताते हैं? ये कहते हैं कि देखिए अब गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा पैसा आ गया। एक तो देखिए अब लोगों ने बैंकों में जमा किया है बहुत सारा पैसा, टैक्स ज़्यादा आएगा गवर्नमेंट के पास में। तो अब गवर्नमेंट के पास में पैसा ज़्यादा आया है, तो इससे होगा क्या? इससे हम ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हैं इकोनॉमी की, हम ज़्यादा अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा पैसा है देश के विकास के लिए। इस तरह की बात कही गवर्नमेंट ने। दूसरी इन्होंने बात कही देखिए कि अब सारी की सारी देखिए हमारी इकोनॉमी है, बहुत सारी एक लार्जर परसेंटेज ऑफ आवर इकोनॉमी इज गोइंग टू बी द डिजिटल। इससे क्या करेंगे ये, इससे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रैक कर सकते हैं उनको, और जो पहले ब्लैक मनी में जो चीज़ें होती थी या फिर करप्शन होता था उनको ये ट्रैक कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे फायदे होंगे। अगर देखिए करप्शन कम होगा तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा नंबर ऊपर आएगा। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा यहाँ पे अच्छा होगा तो ज़्यादा कंपनीज हमारे देश में आएंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो गवर्नमेंट का यह कहना है। इसके खिलाफ में देखिए ये बात करते हैं, इसके खिलाफ में ये बोलते हैं कि मान लिया ठीक है बैंकों के पास में अभी काफ़ी पैसा है। बैंक्स के पास में काफ़ी पैसा कैसे है? क्योंकि आपको पता होगा कि ओल्ड करेंसी के जो नोट्स हैं लोगों ने जमा करा दिए हैं वहाँ पे बैंक्स में, लेकिन विड्रॉवल लिमिट है जो अभी जितना पैसा वो जनता निकाल सकती है बैंक से वो काफ़ी कम है, अभी भी 4,500 है। तो एक लेवल के बाद में वो पैसा बैंक से बाहर नहीं आ सकता। तो बैंक्स के पास में एक अपॉर्चुनिटी, यानी उन्होंने अपने जुडिशियल रिव्यू का दायरा बढ़ा लिया। वो ये भी देखेंगे कि जो पर्पस है गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट का वो है ओब्लिक है क्या, किस जो रेलेवेंस है भी नहीं है क्या, अब फिलहाल की सिचुएशन है भी नहीं कि ऑर्डिनेंस पास किया जाए या नहीं किया जाए, अदरवाइज किसी दूसरे कारणों से किसी अपने फायदे के लिए तो नहीं पास कर रहे हैं ऑर्डिनेंस। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या था इस पर्टिकुलर केस में। इसमें 1989 के ऑर्डिनेंस की बात है। ये 429 जो संस्कृत स्कूल थे बिहार गवर्नमेंट ने वो एक ऑर्डिनेंस के तहत ले लिए थे, और ये केस चलता रहा देखिए 1992 तक चलता रहा। लेकिन फिर भी बिहार गवर्नमेंट ने एक बार भी इस बिल को असेंबली में लाने की कोशिश नहीं की। आगे क्या है देखिए, अब 3-4 इसमें पॉइंट्स हैं कि आखिरकार ऑर्डिनेंस लाती क्यों है सरकार। ऑर्डिनेंस आपको पता ही होगा
कौन कौन से 2 आर्टिकल से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है 123 से और स्टेट गवर्नमेंट लाती है 213 से। नहीं पूछेंगे, आर्टिकल नहीं पूछेंगे, लिख देते हैं तो कई बार वैल्यू एडिशन हो जाता है कि हाँ भाई आंसर्स में एग्जामिनर सोचता है कि इसने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, आता है इसको, इसलिए याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रीलिम में कभी भी नहीं पूछेंगे। दूसरा क्या देखिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। कई बार होता क्या, ऑर्डिनेंस इसलिए पास किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो अपने जो असेंबली या फिर जो लेजिस्लेचर होते हैं वहां पे फेस ही नहीं करना चाहती ऑपोजिशन पार्टीज को। उन्हें डर लगता है पर्टिकुलर इश्यूज पर वहां पे जाएंगे असेंबली में तो हमारी किरकिरी होगी, हमारा क्रिटिसिज्म होगा, इसलिए कई बार क्या होता है पर्टिकुलर मुद्दों पर वो जाना ही नहीं चाहते असेंबली में। और दूसरा, कई बार इनको ऐसा लगता है, देखिए अब जैसे हमारे सेंटर में मान लीजिए जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, इनके पास में बहुमत नहीं है राज्यसभा में, लोकसभा में इनके पास में बहुमत है। तो ये कई बार ऑर्डिनेंस इसलिए लाते हैं, बिल इसलिए नहीं लाते क्योंकि इनको लगता है कि देखिए राज्यसभा में तो पास तो होगा नहीं क्योंकि हमारी मेजोरिटी तो वहां पे है नहीं, इससे अच्छा तो हम वहां पे बिल लेके जाएं, इससे अच्छा हम ऑर्डिनेंस ही पास कर देते हैं क्योंकि इससे उनका एजेंडा सर्व हो जाएगा। तो यही दूसरा जो पॉइंट है, फियर ऑफ डिफीट इन द अपर हाउस, क्योंकि कई बार बहुमत नहीं होता राज्यसभा के अंदर में। तीसरा है, कई बार क्या होता है, देखिए जो हाउस होता है वो डिसरप्ट होता है। आपने अभी डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर देखा था सॉरी, नोटबंदी के मुद्दे पर आपने देखा था कि पूरा का पूरा जो विंटर सेशन था वो धुल गया, ना ऑपोजिशन पार्टीज थी वो टस से मस हुई, ना ही गवर्नमेंट ने अपने घुटने टेके। तो अब क्या था, जो बिल इंपॉर्टेंट पास करवाने थे, क्योंकि हाउस तो पूरा काम किया ही नहीं, विंटर सेशन तो पूरा धुल गया, कोई भी काम ऑलमोस्ट नील के बराबर हुआ, तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि देखिए अब हाउस तो जब चलेगा, जब बाद में पास करवा लेंगे, उससे पहले हम ऑर्डिनेंस पास करवा लेंगे, क्योंकि ताकि गवर्नमेंट सोचती है हमारे काम ना रुके, क्योंकि ये जो अपोजिशन पार्टीज है और जो गवर्नमेंट की टनाटनी है वो तो चलती ही रहेगी, इसलिए वो सोचते हैं कि ऑर्डिनेंस से अपना कम से कम अपना काम तो कर लें। दूसरा क्या सिग्निफिकेंस क्या इस जजमेंट की, देखिए सिग्निफिकेंस तो साफ साफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का, जब भी कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि ये पूरी जनता की राय नहीं है, ये सिर्फ सरकार की राय है। और जब पार्लियामेंट में पास किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो पूरे जनता की ये राय है। वो बात अलग है कि इसके पक्ष में भी पार्लियामेंट में सिर्फ सरकार ही वोट देती है, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम मेजोरिटी से तो पास किया गया है। लेकिन जब ऑर्डिनेंस से पास होता है तो ये तो सिर्फ सरकार की मर्जी है, ना कोई इस पर डिबेट हुई, ना कोई इसके पक्ष के पॉइंट पता लगे, ना विपक्ष के पॉइंट पता लगे हमें। और इसलिए काफी सारे इसमें पॉइंट्स हम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आए तो। इसके खिलाफ में हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और इट इज वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो बिकॉज देयर इज नो डिबेट व्हेन द ऑर्डिनेंस इज पास्ड। तो इस तरह के हम कोई भी आंसर आए, क्वेश्चन आए तो होलिस्टिकली इसको एड्रेस कर सकते हैं। और क्वेश्चन तो वे फॉरवर्ड तो आपको पता लगेगा सोल्यूशन में क्या देना है। जब इसमें देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो सोल्यूशन में जब आप बताओ तो सोल्यूशन में ना इनका जिक्र करना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि सेकंड एआरसी रिपोर्ट, और अगर जैसे गवर्नर से रिलेटेड कुछ आए तो पुंछी कमीशन, और अगर सरकारिया कमीशन आए सेंटर और स्टेट की लड़ाई है तो पेपर 2 में मेंस में इन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे तो काफ़ी मार्क्स हमें मिलते हैं। तो सोल्यूशन में वे फॉरवर्ड में इन्हीं चीज़ों को लिखने की कोशिश कीजिएगा आप। अगला जो टॉपिक है वो है डिमोनेटाइजेशन और इकोनॉमी से रिलेटेड। नोटबंदी के बाद में या फिर 4-5 पॉइंट उन्होंने नोटबंदी से डिस्कस किया है रिलेटेड, उसके बाद में क्या इसका इफेक्ट हुआ इकोनॉमी पर और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह इससे रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट्स इसमें हैं। सबसे पहले ये कहते हैं, देखिए गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया, 2-3 चीज़ों को इग्नोर कर दिया जब उन्होंने नोटबंदी इंप्लीमेंट करी। एक तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, इनएफिशिएंसी आएगा यहाँ पे। एक तो उन्होंने देखिए अंडर एस्टिमेट कर दिया इनएफिशिएंसी ऑफ बैंक्स, यानी अब देखिए बैंक्स पर तमाम तरह के आरोप लगे कि उन्होंने सहायता करी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने में। क्यों, देखिए क्यों मिले पैसे कई लोगों के पास में, करोड़ों रुपए नए करेंसी के रूप में क्यों मिले, जब गवर्नमेंट के पास लिमिट ही जब इतनी है कि 2,500 रुपए पहले जब 50 दिनों में निकाल सकते थे एटीएम से और एक हफ्ते में 24,000 बैंक से, तो करोड़ों रुपए कैसे आ गए अमीर लोगों के पास में जो जिनके छापे पड़े थे। देखिए अमीर लोग सब बेकार नहीं होते, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कई बार जैसे जनरल स्टेटमेंट्स अगर हम बोल देते हैं कई बार उनका कंटेक्स्ट गलत हो जाता है। सारे जो अमीर लोग हैं वो बेकार नहीं होते, रिच को हम ऐसे गलत नहीं लिख सकते, करप्ट या फिर उनको हम गलत लिख सकते हैं। अब देखिए सी फंड ऑफ, जैसे क्या होता है कि ये कहते हैं कि जो बड़ी अमाउंट में जो संख्या थी पैसों की वो हड़प ली गई जो करप्ट लोग हैं उनसे, और यह हड़पने में सहायता प्रोवाइड करी बैंक्स ने ही, इसलिए गवर्नमेंट ने उनकी इनएफिशिएंसी को अंडर एस्टिमेट किया। जब गवर्नमेंट को नोटबंदी इंप्लीमेंट करी थी उनको ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए थे। और दूसरी बात करते हैं कि इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को भी ओवर एस्टिमेट कर दिया कि जो नोट और ऑर्डिनेंस के ऊपर में उसको बढ़ा लिया है, उसको एक्सपेंड कर लिया है।
पहले सिर्फ वो ये देखते थे कि जो जुडिशियल रिव्यू है, मतलब थोड़ा थोड़ा यही देखते थे, उनका फोकस इस बात पर होता था कि जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ पास किया गया है कि नहीं पास किया गया है। अब क्या है, अब ये भी देखना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, देखिए ओब्लीक मोटिव के साथ पास किया गया है, पर्पस क्या है। और क्योंकि देखिए इससे दिक्कतें क्या होती हैं, इससे ये ऑर्डिनेंस को सही ढंग से पास ना किया जाएगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी है वो हर्ट हो जाएगी। और आमतौर पर देखिए कानून पास करने का अधिकार सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है या फिर पार्लियामेंट के पास में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्योंकि अगर देखिए सरकार ऑर्डिनेंस पास करती है इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, और यह हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, क्योंकि जो कानून बनाने की पावर वो होती है सिर्फ लेजिस्लेचर के पास में होती है, और एक एथिकल इशू भी है। तो यही है, देखिए पार्लियामेंट की जो है प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जो प्रिविलेज है इनको कानून बनाएगा उसे रियलाइज करना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव को वो कानून नहीं बनाने चाहिए, इस तरह की बात है। और क्या है इसके अंदर वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं, वे फॉरवर्ड में देखिए ये कहते हैं कि जो कई बार ऐसी सिचुएशन मजबूरी हो जाती है, कई बार इमरजेंसी आ जाती है ऑर्डिनेंस पास किया जाना, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। अगर ये उन्हीं सिचुएशन में पास किया जाएगा तो कम से कम इसकी लेजिटिमेसी बनी रहेगी। और दूसरा सोल्यूशन ये कहते हैं कि जो हाउस डिसरप्शन होता है बार बार, और यह भी देखिए एक तरह की पार्लियामेंट्री टैक्टिक होती है पार्टीज के द्वारा, जैसे अपोजिशन पार्टीज हाउस इसीलिए डिसरप्ट करती हैं कि गवर्नमेंट पर्टिकुलर लॉ पास ना कर सके या फिर उसको हाउस में ना रख सके और इसको पास ना किया जा सके। तो इन सब चीज़ों के प्रति भी हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और यही बात है कि कई बार हाउस डिसरप्ट होता है तो कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेज आती हैं। देखिए ये कहते हैं कि कोर्ट जो है वो सिर्फ एक तरह से बाउंड्री डिसाइड कर सकता है यूज और अब्यूज ऑफ पावर का, लेकिन इवेंचुअली जो काम करना पड़ेगा वो तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही करना पड़ेगा, उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी की लिमिट्स आखिरकार है क्या, क्योंकि वो कोई ना कोई रास्ता तो फिर से ढूंढ लेंगे जो जुडिशरी का जो वर्डिक्ट आया उसको ट्वीक रूप से उसको मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर कुछ यूज करने के लिए ऑर्डिनेंस को फिर से। तो इवेंचुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में सहमति होनी चाहिए, उनको समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी की लिमिट्स आखिरकार है क्या। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वे फॉरवर्ड के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस देखिए ऑर्डिनेंस वैसे भी और भी काफी सारे रीजंस हैं हानिकारक है। देखिए ऑर्डिनेंस जब पास किया जाता है तो पार्लियामेंट का मकसद है क्या, पार्लियामेंट का मकसद ये होता है कि जब भी कोई कानून आए, डिबेट्स हो हमारे बीच में, जो भी जैसे ये सारी अपोजिशन पार्टीज और पार्टीज पूरे देश से चुनकर आई हैं, सभी जनता के 125 करोड़ भारतीयों की आवाज ये उठाते हैं, लेकिन सरकार जो होती है वो तो देखिए उनके एमपी तो कम होते हैं। अब जैसे एनडी गवर्नमेंट के एमपी तो 282 हैं। Good morning, today is 7 January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu। सबसे पहले नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए जो ऊपर आर्टिकल है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेपर 2 के लिए। नीचे आर्टिकल है महेंद्र धोनी से रिलेटेड। महेंद्र धोनी ने आपको पता होगा कि रिटायरमेंट ले ली है कैप्टन पद से, और इसके बारे में महेंद्र सिंह धोनी की जो खूबियां हैं वो बताई गई हैं, किस तरह से वो फिनिशर थे, अच्छे काल्म रहते थे, हेलीकॉप्टर शॉट खेलते थे, बड़े मैच जिताए इंडिया को। तो देखिए हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है और यूपीएससी में इसका यूज़ नहीं है, काफ़ी अच्छे वो कैप्टन थे। और उसके बाद में देखिए ये बीच का जो आर्टिकल है वो डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन जो इंडिया की इकोनॉमी है किस प्रकार से अब जो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है और कैसे इकोनॉमी को अब ग्रोथ के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, इससे रिलेटेड है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। वैसे भी आज तो सैटरडे है और सैटरडे को आपको पता है ग्राउंड जीरो आता है, तो आज ये स्टोरी टाइप में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें पर्सन स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, इशू स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं होती है ग्राउंड जीरो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो यूटिलिटी क्या है, ऑर्डिनेंस रिलेटेड आर्टिकल किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्डिनेंस जिस पर्पज के साथ लाया गया था हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो पर्पज इसने सर्व नहीं किया है। क्या सिग्निफिकेंस है जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, तो आपको इसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। कंटेक्स्ट क्या, देखिए कंटेक्स्ट ये है, 7 मेंबर्स की एक बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने अपना डिसीजन दिया ऑर्डिनेंस के ऊपर में। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इससे पहले भी 1986 में डीसी वाधवा केस था, उसमें इस बात पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था कि सरकार देखिए ऑर्डिनेंस का बार बार यूज नहीं कर सकती। ऑर्डिनेंस आपको पता होगा प्रीलिम में तो हमने पढ़ाई है कि 6 वीक्स तक जारी किया जा सकता है, और जब कोई भी सेशन या फिर दोनों में से एक सेशन जो पार्लियामेंट का ना लग रहा हो किसी कारणवश, तो मीनवाइल वो दूसरे सेशन में पास कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस नहीं पास किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, देखिए बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया था,
बार बार जो ऑर्डिनेंस है वो पास कर दिया था, यानी कोशिश ही नहीं की थी कि असेंबली में उस बिल को लाया जाए और पास करवा दिया जाए, चाहे इसको उस टाइम पे इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस से रिलेटेड, चाहे बिहार गवर्नमेंट का आप आलस कहिए, लेजीनेस कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो नहीं करवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीसी वाधवा केस में कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंस है वो एक इमरजेंसी में यूज करने का सोर्स है, एक इंस्ट्रूमेंट है, आप इसे ऐसे ही नहीं यूज कर सकते बिना किसी इमरजेंसी के लिए। तो उस टाइम पे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी क्या है, नाउ इन द कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये दूसरे केस में उन्होंने फिर से कहा है, उन्होंने कहा देखिए हम क्या करेंगे, हम वो सब कुछ भी देखेंगे कि किस इंटेंशंस के साथ ये ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है।